समझाते समझाते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम आईने के इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रजत मुझसे पूछ रहा कैसे हो तुसी, क्या बात है। पंजाबी, मैं वहां रह रहा हूँ भटिंडा, इसलिए आप लोग पंजाबी में बात कर रहे हो क्या, है ना। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के फैक्टर्स। तो भाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज अल्फा, है ना। याद है सबको, इतना तो याद होगा। यस सर। है ना, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट देखो भाई, NaCl अगर है तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट है, 100% डिसोशिएट होता है। 100% बोले तो 1 अल्फा 1 होगा उसका, है ना। 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाती है। अगर कोई वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है तो डिपेंड करेगा, हो सकता है डिसोशिएट होता हो सकता है ना होता हो सकता है कम होता हो, है ना। उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाला जो साल्ट होगा 100% डिसोशिएट हो जाएगा। बट वीक और स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस में से कोई भी है तो वो डिपेंड करेगा। दोनों वीक हैं तो पक्के तौर पर वो डिसोशिएट नहीं होगा, बहुत कम होगा। दोनों वीक है तो, लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों में से एक वीक है तो डिपेंड हो सकता हो पूरा डिसोशिएट होता हो सकता है ना होता हो। तो क्या करना है, रट्टा मारना है। क्लियर है सबको? यस सर। नेचर ऑफ सोलवेंट भाई, अब सोलवेंट के नेचर पर भी मान लो NaCl है, आपको पता है पूरा डिसोशिएट होता है, सबको यकीन है NaCl पूरा डिसोशिएट हो जाता है, पानी में घुल जाता है पूरा। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं पानी की जगह बदल दो, क्या बदलो, सोलवेंट बदल दो, पानी को बदल दो, क्या रखें? बेंजीन। सबने सुना हुआ बेंजीन का नाम? यस सर। बेंजीन में नमक को घोलेंगे घुल जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। अगर घुलेगा तो क्या पूरा डिसोशिएट हो जाएगा? ये घुलता ही नहीं है। सेपराल स्पारिंगली सोल्यूबल, स्पारिंगली बहुत ही कम, ना के बराबर, मतलब घुलेगा ही नहीं, ये कह लो। क्लियर है, बेंजीन में नमक नहीं घुलता। ठीक है, तो NaCl इन बेंजीन, NaCl इन बेंजीन डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा, जबकि हमें पता है नमक पानी में घुल जाता है, बट डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर भी। समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हाई करते हैं, ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती, पता है ना आपको। जब हम नींबू पानी बनाते हैं, हमारे मदर्स को भी इतनी साइंस आती है, देख लो उनको भी आप लोगों से ज्यादा केमिस्ट्री आती है। जब नींबू पानी बनाते हैं ना, तो पानी में क्या घोलना होता है, शुगर। तो शुगर मम्मी क्या बोलती है पता है, ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में मत घोलना, नॉर्मल पानी में शुगर डिसॉल्व करना। जल्दी डिसॉल्व होती है नॉर्मल पानी में। अब एक कड़छी क्या बोलते हैं इसको, शुगर, आप लोग बिल्कुल बर्फ वाले, बिल्कुल चिल्ड वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे वो नहीं घुलेगी, बहुत देर लगेगी, घुमाए जाओ पानी गर्म हो जाएगा, बट वो नहीं घुलने वाली अच्छे से। लेकिन अगर वही नॉर्मल पानी में करें, या गर्म करके तो हम नहीं करते हैं खैर, नॉर्मल पानी में करें नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो आसानी से घुल जाती है। दैट्स इट। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो हमारी मम्मी को ना आप लोगों से ज्यादा केमिस्ट्री आती है, सोच लो अब, और आपको नहीं आती। प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस, अनुभव, इसको बोलते हैं अनुभव। कि जो हमेशा, जिसने लंबा टाइम बिताया है, वो बहुत सारी चीजें अपने आप सीख जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हो, बुढ़ापे में जाके केमिस्ट्री समझ में आए, ये चाहते हो क्या? एक्सपीरियंस नहीं ना, अभी आनी चाहिए, राइट नाउ अभी आती होगी तो उनसे हमें कंपेयर करना होगा। अभी हमें उतना पता होना चाहिए जितना हमें 50 साल बाद पता लगे। और यही जो चीज है ना, नॉलेज का टाइम घटा दीजिए, मतलब पहले अगर आपको कुछ चीजें पता है तो वही नॉलेज इज पावर, सच में पावर है ना। रजत हरियाणा से, ठीक है बेटा, मैं भी हरियाणा से हूँ, चिंता मत करो। मिडल ऑफ द हरियाणा, जींद डिस्ट्रिक्ट, वो मेरा मतलब पैतृक गांव है जी। हाँ, सिरसा में रहता हूँ, बचपन से यही हूँ सिरसा में। लेकिन मेरा पैतृक जो दादा है मेरे, वो और चाचा वगैरह हैं, वो जींद डिस्ट्रिक्ट के मिडल में, हरियाणा के मिडल जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। और मैं पैदा पता कहाँ हुआ था? पैदा हुआ था मैं रोहतक में, और मेरे दादा थे जींद में। तो हम फिर गांव में रहे, फिर उसके बाद बचपन में ही मैं इधर आ गया सिरसा। तो अब मैं जितना बड़ा हुआ हूँ तो सिरसा में ही बड़ा हूँ, तो कुल मिला के मैं रहता तो सिरसा में, कह सकता हूँ मैं सिरसा से हूँ। लेकिन मेरा जो एंसेस्टर्स हैं वो जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं, और मेरा जन्म जो है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। समझ गए? काफी डाइवर्स है आपको रहने का तरीका। रजत बोल रहा है आप मेरे नेबर हैं। सोनीपत, क्या बात है, जींद सोनीपत, यस, जींद सोनीपत और रोहतक। सोनीपत और रोहतक तो बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है ना। सुना है? 100 गोत की एक रोत की,
है ना? सुना है रोहतक Yes, sir. थोड़े से खतरनाक से होते हैं लोग, है ना? मुझे रोहतक वाली लैंग्वेज आती है, मामा वाली अच्छे से, मम्मी ने वही सिखाया। चलिए, तो टेम्परेचर भाई यानी गर्म चीजों को गर्म करने से भी चीजें ज्यादा जल्दी घुलती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो ठंडे पानी में जल्दी घुलेंगी, गर्म में नहीं घुलेंगी। क्यों? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक साल्ट होते हैं। साल्ट को डालने पर अगर एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो ठंडे पानी में घोलिए, जल्दी घुलेगा। और साल्ट को डालने पर अगर एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो गर्म में घोलिए, ठीक है? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हाँ गर्म में घोलिए, जल्दी घुलेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर ये नहीं कि हमेशा बढ़ाने पर ही काम आएगा, ठीक है? आगे देखते हैं डाइल्यूशन। अब मैंने बोला था इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समुद्र के अंदर चुटकी भर AgCl डाल दो। AgCl जो कभी कहीं घुलता नहीं है, स्पारिंगली सोल्यूबल है। AgCl पानी में डाल दो, समुद्र जितने पानी में, क्या होगा? AgCl 100% डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल गलती से टूट गया, और पता है आज नहीं तो कल AgCl चुटकी भर डाला है तो सारे मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, तो कोई ना कोई तो टूटेगा। टूटने के बाद उनको वापस मिलाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि समुद्र में वो फैलते जाएंगे, एक दूसरे के पास दोबारा मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म। जब मिलेंगे नहीं तो जुड़ेंगे क्या? यस, क्लियर है? Yes, sir. तो स्पारिंगली सोल्यूबल साल्ट भी डाइल्यूशन के अंदर क्या होते हैं? 100% सोल्यूबल हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह लीजिए, आयोनाइजेशन कह लीजिए, एक सी ही बात है। आयन बनना, डिसोशिएट होना, टूटना। यस, क्लियर हो रहा है ना? एक ही चीज है, कहीं इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, फ्यूज मत उड़ा लेना अपने सिर के। प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट, अगर कोई दूसरा सोल्यूट है तब भी गड़बड़ आती है। अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे भाई नेक्स्ट, मतलब इसी लेक्चर में नीचे, ठीक है? मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि दूसरा सोल्यूट अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इससे सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? ये हम आगे पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी इससे कम हो जाती है, बस ये याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है, तो देखो भाई डाइल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड में जो बोल रहा था कॉमन आयन इफेक्ट, जनरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा विल ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये तो हम बात कर चुके हैं, अल्फा की वैल्यू 1 होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है? कॉमन आयन इफेक्ट अब क्या होता है वो देखिए जरा। ये कहता है डिक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये तो मैंने अभी बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिक्रीज होती है आयनाइजेशन डिग्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनाइजेशन डिग्री डिक्रीज होती है व्हेन a strong electrolyte with a common ion is added to the aqueous solution। strong electrolyte डालने पर जिसमें कॉमन आयन हो, क्या होता है कॉमन आयन बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर उसकी अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाती है। किसकी? अब जरा वो देखते हैं। यहां देखिए जरा, इस जगह पर फोकस कीजिए, ठीक है? मैंने बना रखा है HCl, दिख रहा है सबको बेटा? Yes, sir. H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव 100% डिसोसिएट हो जाता है HCl, पता है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये अभी मैंने अंदर इसके डिसॉल्व नहीं किया है। एक बार इसको बाहर निकाल देते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? ये है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने CH3COOH डाला। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अब ये 100% डिसोशिएट नहीं होता, ये हमें पता है। CH3COOH अगर मान लो कि ये 10% टूट गया तो मतलब 90% तो ये बचा रहेगा। 90% मतलब 100 से डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाएगा, है ना? तो 90% सिंपल भाषा में समझाते हैं। 10% मतलब 100 में से 10 मॉलिक्यूल टूट गए, और 10 मॉलिक्यूल टूटे तो 10 बने H पॉजिटिव और 10 बने CH3CO नेगेटिव। यस, क्लियर है? और Yes, 90 sir. बच गए, 90 अनडिसोशिएटेड बच गए, CH3CO नेगेटिव अनडिसोशिएटेड, जो डिसोशिएट नहीं हुए, ठीक है? तो अल्फा निकालने तो कितना निकलेगा भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितने टूटे 10 डिवाइड बाय टोटल, ठीक है? यही होता है ना, इक्वल क्या आएगा? 0.1, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10% आ गया ना। तो मैंने यही तो कहा था कि 90% बच गए, 10% डिसोसिएट हो गया, तो आ गया 10%। क्लियर है? अल्फा पता लग गया। जितने टूटे और जितने टोटल थे, टोटल 100 थे, 90 नहीं थे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई 10 टूट गए, ठीक है? 10 मॉलिक्यूल टूट गए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी सॉल्यूशन में जिसमें ये 10 टूट गए थे, सोचो 10 ये हैं, 10 ये हैं, ठीक है? अब जरा इसको हटा देते हैं, ठीक है?
तो 10 ये थे और 10 ये थे। अब मैंने HCl डाल दिया जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है ना। Yes, sir. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl क्या करेगा, इसमें एक कॉमन आयन है H पॉजिटिव है कि नहीं? Yes, sir. तो ये कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं? ये बढ़ जाएगा ना, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये भाई साहब अगर बढ़ गए तो ये किससे टकराएंगे? ये नेगेटिव आयन से। Cl नेगेटिव तो इसको लेगा नहीं, वो तो कहेगा चल निकल, तू मेरे को छोड़ के गया, अब मैं वापस नहीं तुझे लेने वाला। हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्लोरीन नेगेटिव आसानी से तो इसे लेने वाला नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, H पॉजिटिव चला गया। बट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेगेटिव आयन है वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता था, वो तो 10 में से 10 ही मोलिक्यूल को तोड़ रहा था, है ना। अब अगर उसको H दोबारा मिल जाए, क्योंकि H गलती से गया था और ये छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसको H कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो H इसको दोबारा मिल रहा है, तो क्या होगा, ये H से जुड़ जाएगा और हमारा एसिड जो 10% डिसोशिएट नहीं हुआ था, डिसोशिएट हुआ था, वो 10% भी अब और कम हो जाएगा। हो सकता है वो सिर्फ 1% डिसोशिएट हो, है ना। अगर और HCl डाल दिया तो पूरा का पूरा वो सॉलिड वापस बन के नीचे बैठ जाएगा। यस, ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और H पॉजिटिव आयन कुछ यूज हो गया, Cl नेगेटिव आयन जो है, अब जितना ये यूज हुआ, आपको क्या लगता है? H पॉजिटिव आयन आपको हो गया सर HCl की कंसंट्रेशन कम होगी? नहीं बेटा, इसने जितने कार्बोक्सिलिक एसिड ने जितने H छोड़े थे उतने ही H इससे वापस जुड़ गए। तो ये वाले H आप भूल गए क्या? HCl की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो उतना ही ये रहेगा। बात समझ नहीं आई। देखो 10 H कार्बोक्सिलिक एसिड टूट गए थे, मैंने HCl डाल दिया, मान लो 10 में से 9 H पॉजिटिव आयन उसके ऊपर चिपक गए, HCl के H 10 नोट चिपक गए, तो हम कहेंगे HCl का H। कार्बोक्सिलिक के ऊपर 10 H चिपके हैं। हाँ, अच्छा, जो CO नेगेटिव आयन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव आयन, ये वाला, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये कितने थे। देखो, जो मैं जनरल एग्जांपल, 10 ये हैं, 10 ये हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये है ही नहीं अभी। अब क्या हुआ, मैंने HCl डाला, तो HCl मान लो मैंने एक्सेस में डाल दिया, मतलब ये 100 मोलिक्यूल है, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये 100 है, ये भी 100 डाल दिया सर। इस 100 में से 9 मोलिक्यूल, 100 में से 9 मोलिक्यूल यहाँ चिपक गए, 9 H चिपक गए, तो ये 9 मोलिक्यूल तो ऐसे बन गए पूरे के पूरे एसिड बन गए ना, और एक नेगेटिव आयन अभी भी बच गया गलती से, कोई बात नहीं, लेकिन ये कितने रह गए? अब आप कहेंगे सर ये तो 9 चिपक गए थे, 91 बचे ये, और ये 100, क्लोरीन तो 100 है और ये 91 है, तो मैं कहूंगा कि ये वाले H पॉजिटिव आयन भी तो हैं, इसको क्यों भूल गए? ये 10 ये हैं, ये तो 101 हो गए। अब 101 कैसे हुए? एक H ये और एक इसका नेगेटिव आयन भी तो बचा हुआ है। यस सर। तो ये HCl की कंसंट्रेशन तो पूरी 100 में से 100 ही है, ये नहीं घटने वाली। कहीं आप ये सोचो कि H घट रहा है सर क्योंकि ये इसके साथ जुड़ रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, ना भाई, इसने जितने छोड़े थे वो भी तो यहीं घूम रहे हैं, बात तो एक ही है, कोई मर्जी H ले लो। ठीक है सर, क्लियर है? बाकी सबको समझ में आ गया बेटा? सर ये किसी और के साथ भी हो सकता है, कोई और एग्जांपल, जैसे आपने CFC COOH और HCl का लिया, किसी और का के साथ भी अगर हम कहते तो ये केस सेम केस बनती है। lots of examples are there, बुक उठाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आगे हम भी करेंगे कुछ lots of example, कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सोल्व कीजिए उसको, कोई समझ में नहीं आ रहा मार्क कीजिए, मेरे पास भेजिए या मुझे बताइए क्लास में, पहले NCERT उठाइए, फिर मेंस उठाइए, फिर JEE एडवांस उठाइए, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, है ना। डेली एक एडवांस का, 7 NCERT के, 2 मेंस के, टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं जिस दिन केमिस्ट्री का लेक्चर लगे, और वो भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर मतलब फायदा नहीं। आज समझ में आएगा, कल साफ। इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, समझ में आ गया होगा कि जो चीज लेक्चर में समझ रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि वो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन अगले दिन वो साफ, क्यों? क्योंकि हमने उसको पढ़ा ही नहीं है, या 10 दिन बाद साफ हो जाती है, 10 लेक्चर और भर जाते हैं, जब तक याद नहीं करोगे आगे वाले लेक्चर ऐसे रहने वाले। क्लियर है बेटा? तो देखिए कॉमन आयन समझ में आ गया भाई। अब यहाँ इसने कॉमन आयन की जो डेफिनेशन दी है, मैं दोबारा से अब आपको डेफिनेशन क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है कॉमन आयन, कि इट इज ए डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन की डिग्री में डिक्रीज हो जाता है, अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है हमारे एसिड की, 90% से ये 1% रह गई थी, है ना। व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद ए कॉमन आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन के साथ एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाले सॉल्यूशन या फिर जो भी सॉल्वेंट है, व्हाटएवर द सॉल्वेंट इट इज, तो वो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। यस, क्लियर है बेटा सबको?
Yes, sir. समझ में आ गया? ठीक है, ये फिर आ गया। चलिए अब एक पॉइंट पढ़ते हैं इसका। When a substance is present in the solution, it may be affect the dissociation of another substance. This is due to the common ion effect. दूसरे की कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। द कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम दैट occur when the common ion is already contained the solution added to it. कॉमन आयन होना चाहिए ना, कॉमन आयन इज जनरली डिक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की सोल्युबिलिटी को घटा देगा, ये तो पता ही है, ठीक है। When, अब यहां मैंने कुछ लिख रखा, when alpha decreases due to common ion effect, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। व्हेन, तो देखो कॉमन आयन की सिंपल डेफिनेशन, व्हेन अल्फा डिक्रीजेस, जब अल्फा डिक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन, आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. किसी कॉमन आयन की वजह से अगर अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, दैट्स ऑल। क्लियर है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? Yes, अब ये जितना सिंपल डेफिनेशन है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। अच्छों का दिमाग घुमा देते हैं। यहाँ पे एक सोल्युबिलिटी भी आएगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आएगा, वो भी हम आगे वाले सेशंस में करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद कॉमन आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, एंड इट विल मेक इट कॉम्प्लेक्स, समवट कॉम्प्लेक्स इफ यू आर नॉट डूइंग योर प्रैक्टिस। समझ में आ गया? तो ये वो कहानी है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। लेविस एसिड, लेविस बेस, बार बार ये लोग इसको क्यों खींच रहे हैं मुझे नहीं पता। तीसरा लेक्चर आ चुका है इसका ना, पहले लेक्चर में लास्ट स्लाइड यही थी, दूसरे लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड यही थी, तीसरे लेक्चर की चौथी पांचवी स्लाइड यही है। खैर अब आपको ये तो पता ही है, लेविस एसिड बेस मैं सारा बता चुका हूँ, बस रीड करनी है स्लाइड और कुछ नहीं है। तो देखिए, दिस स्पीसीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अनदर स्पीसीज, भाई लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला कॉमन आयन होता है, ये सॉरी कॉमन आयन क्या, लेविस एसिड होता है। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. मैंने बोला था पूरी बोरोन फैमिली, पूरी बोरोन फैमिली के अंदर देखो एल्यूमिनियम है 1s2, 13 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पर जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखता हूँ 3s में 1 आएगा, तो और 3p y में 1, 3p z में 1, 3px में 0 है। यहाँ पर एक और क्लोरीन जुड़ सकता है, तो AlCl4 बना देगा ये, दिस विल बिकम AlCl4, और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लिया था, ये क्लोरीन जो चौथा जुड़ रहा है। 3 वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की, AlCl3, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ऑर्बिटल खाली होता है जैसा बोरोन में होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है ये। तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन का नेगेटिव आयन एक एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम पर नेगेटिव आयन आ जाएगा और AlCl4 बन जाएगा। सेम बोरोन में 2px खाली है, एल्यूमिनियम में 3px खाली है, गैलियम में 4px, इंडियम में 5px, थैलियम में 6px। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दीज आर द ऑल थिंग्स जो कि यहाँ अप डाउन हो रही है, ठीक है। और ये सारी फैमिली क्या होती है, दे आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है भाई। वैलेंसी 3 पूरी करने के बाद भी एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है, और एटम नहीं चाहता कि उसका कोई भी ऑर्बिटल खाली रहे। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, बोरोन वाले में समझाया था, यहाँ सिर्फ वर्ड्स की जगलिंग हो रही है और कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मैंने बोला था डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं बोरोन फैमिली। यस, ये वर्ड याद है सबको, बोला था मैंने। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन की फैमिली पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, Yes, किसी से sir, कुछ याद लेने है। का नहीं, हम अपने आप में कंप्लीट है। रॉयल फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा एक lone pair. पे डोनेट दे सकते हैं। लेविस बेस, कार्बन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली 2 लोन पेयर। अगर नॉर्मल वैलेंसी दिखा रहे हैं ना, नॉर्मल वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी दिखाता है, ऑक्सीजन 2 दिखाता है, फ्लोरीन फैमिली 1 दिखाती है। तो अगर ये नॉर्मल वाली वैलेंसी 1 2 3 जो अपनी ग्रुप वैलेंसी है वो दिखा रहे हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर, फ्लोरीन फैमिली के पास 3 लोन पेयर, और सभी एक लोन पेयर ही डोनेट करेंगे, क्योंकि 1 लोन पेयर डोनेट करने के बाद सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दूसरा डोनेट करेंगे तो 2 पॉजिटिव कोई भी अटेन नहीं करने वाला। क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 पॉजिटिव बहुत नहीं है, बहुत से ज्यादा है। यस, क्लियर है? Yes, sir. दूसरा तो अटेन नहीं कर सकता। ये मत सोचना फ्लोरीन फैमिली 3 लोन पेयर ले, तीनों दे देता है, ऐसा नहीं होता। 3 लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। कर सकते हैं एक्सेप्शन केसेस में, वो भी हम पढ़ेंगे कहीं कहीं, लेकिन रेयर, वेरी रेयर, और वो स्टेबल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये अब आपको ऑलरेडी आता है। अब आगे बढ़ते हैं। बीई, बेरिलियम क्लोराइड में भी कुछ ऐसा होता है। बोरोन और एल्यूमिनियम फैमिली तो हम, बोरोन फैमिली तो हम कर ही चुके हैं। बेरिलियम क्लोराइड, बीई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो जरा। बीई एटॉमिक नंबर कितना बताया कोई? Sir, 4. यस, 1s2 2s2 हो गए 4 पूरे।
खत्म। तो सेकंड सेल शुरू होगी ना महाराज की, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1s2 2s में एक इलेक्ट्रॉन आता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, फिर 2p के अंदर एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 2 बॉन्ड तो बनाता है, ये तो हमें पता है। बेरिलियम, पूरी बेरिलियम फैमिली, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, सबकी वैलेंसी 2 है। एल्केलाइन अर्थ मेटल सबकी वैलेंसी 2, एल्कली मेटल सबकी वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम ऑलवेज 3 वैलेंसी। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था, याद है? Yes, sir. Yes, ये sir. लोग अपनी वैलेंसियां कभी नहीं बदलते, इसके अलावा कोई फन्ने का है ही नहीं जिसकी वैलेंसी बदले ना। लेकिन एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम, इन तीनों की वैलेंसी कभी नहीं बदलती। एल्यूमिनियम ऑलवेज 3 अकेला है बोरॉन फैमिली में, एल्यूमिनियम जो हमेशा 3 दिखाता है, बोरॉन भी बदल जाता है, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब बदल जाते थे। एक कोवैलेंसी होती है। अभी आप कहोगे सर आप तो 3 कह रहे हो, अभी तो आपने एल्यूमिनियम के साथ में 4 क्लोरीन जोड़ दिए है ना? ये क्वेश्चन आया दिमाग में, पढ़ोगे तो आएगा कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा लग रहा है? अभी तो 4 जोड़े मैंने और मैं कह रहा हूँ हमेशा 3 दिखाता है। अगर वो अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और ऐसे ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है, या कोई लोन पेयर डोनेट करके ऐसा करता है, तो उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, वो वैलेंसी नहीं होती। यस, क्लियर है? तो एल्यूमिनियम की सर वैलेंसी एकदम समझ आ गया क्या बेटा? सर, आ गया। आ गया, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम वैलेंसी तो हमेशा 3 ही दिखाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेके फालतू के खाली ऑर्बिटल्स में, या फिर फालतू इलेक्ट्रॉन हो तो किसी को डोनेट करके, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। फालतू की इधर उधर की जो झाड़ते हैं ना, टैं करते रहते हैं, उनको बोलते हैं कोवैलेंसी। को मतलब सहायक वैलेंसी। वैलेंसी तो भाई साहब की 3 ही रहती है, ये नहीं बदलेगा। इसलिए एल्यूमिनियम हमेशा 3 वैलेंसी दिखाता है, और एल्कली मेटल हमेशा +1 वैलेंसी, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 वैलेंसी दिखाते हैं। यस, क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। तो भाई यहाँ पर बेरिलियम क्या करेगा? 2px हमने भर दिया, मान लो 2py और 2pz इसके खाली है, ठीक है, 0 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी किसी का लोन पेयर ले सकता है। दो बार नहीं लेगा, क्यों? भले ये खाली हो, पर इस पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया तो दोबारा इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये दूसरा नेगेटिव चार्ज अटेन कर सके, इसलिए 1 तो ले सकता है। तो बेरिलियम भी क्या है? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो, व्हाट इज इट? लेविस एसिड। हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जनरली। अब आगे देखिए दूसरा, दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जनरली पी एंड डी ब्लॉक। यानी लेविस एसिड सिर्फ इतने नहीं होते हैं, सिर्फ बोरॉन फैमिली या एल्यूमिनियम या बोरॉन फैमिली या बेरिलियम को मान लो आप, ऐसा नहीं है। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज ये भी तो लोन पेयर ले सकता है, ये H पॉजिटिव ये भी ले सकता है, Fe3 पॉजिटिव ये भी ले सकता है, CH3 पॉजिटिव। यस, तो पी और डी ब्लॉक वाले पॉजिटिव चार्ज भी ऐसा कर सकते हैं। और ये आपको रट्टा मारना है, किसका? जिंक का। +2 में काम आएगा ये सवाल पूछूंगा कि जिंक लेविस एसिड है, लेविस बेस है, क्या है? जिंक लेविस एसिड है। ZnCl2 भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। कमाल तो ये, जिंक सिर्फ 2 पॉजिटिव नहीं, ZnCl2, ठीक है। और ये एक प्रोसेस के अंदर यूज होगा, ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा H पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, इस तरह से सारे के सारे क्या हैं? ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है। तो ये रट्टा मारना, नीचे वाला जो इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले ऐसा करते हैं। लेविस बेस क्या होते हैं भाई? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 1 2 और 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। या फिर नेगेटिवली चार्ज हो कोई, वो भी तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जैसे OH नेगेटिव, SH नेगेटिव या क्लोरीन नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ऐसा कर सकता है, वो भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड है, और एक जो बॉन्ड था वो टूट गया था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, इसलिए नेगेटिव है। याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब जरूर कर लेना। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और का छीन लिया। मान लीजिए हाँ H जुड़ा हुआ था, उसका एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसका था, और इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा था, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बट लोन पेयर अब 3 हो गए, ध्यान रख लेना। तो ये तो बहुत जल्दी देगा। ऑक्सीजन वैसे भी दे सकता है लोन पेयर वाटर के फॉर्म में, यहाँ पर 2 लोन पेयर थे इसके पास, है ना, और अगर OH नेगेटिव है तो 3 लोन पेयर है। क्लियर है बेटा? इसी तरह से SH है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। बस आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड, इनमें से कौन सा लेविस एसिड है? और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, आपको वो सब करने हैं। SiCl4 लेविस एसिड है कि नहीं है? सिलिकॉन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, ऐसे चेक करते हैं, ये मत समझना कि मेरे को
बहुत आसानी से आता है, आपको नहीं आएगा। ऐसे एक एक चीज को लिख लिख के देखो, खुद अंदाजा लगेगा, कॉन्सेप्ट लगाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन पे 5 मिनट 10 मिनट लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपको सर मेरा तो एक क्वेश्चन 15 मिनट में सोल्व हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा लगाओ। एक क्वेश्चन अगर आधा घंटा में भी सोल्व हो रहा है पहले दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटा करना, 3 ही क्वेश्चन करो, 2 घंटे लगा लो 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मत करो। हालांकि मुझे पता है 4 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर 2 घंटे लगाओगे। पहले दिन 6-7, दूसरे दिन वही नंबर 10 हो जाएगा 2 घंटे में, तीसरे दिन करते करते 1 हफ्ते के अंदर आप लोग हर रोज 2 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लायक बन जाएंगे। यानी 1 घंटे में लगभग 10 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, जो कि 2 घंटे में 5-6 ही हो रहे थे। समझ में आ रही बात? क्योंकि शुरू में तो टाइम लगेगा भाई। पहली बार जब चलना सीखा था ना, तो आप अब्बड़ खब्बड़ अड्डब कड्डब करके चल रहे थे। जब साइकिल चलाना सीखा था तो डेफिनेट उसका हैंडल नहीं संभल रहा था, पैडल नहीं लग रहे थे, उतरना नहीं आ रहा था। सबको पता होगा साइकिल जब सीखी थी आप लोगों ने। बाइक सीखी थी, उसका बैलेंस, स्कूटी सीखी किसी लड़की ने, उसका बैलेंस बनाने में टाइम लगा होगा। जब पहली बार लिखा होगा, लिखने में भी प्रॉब्लम आई होगी, स्पीड नहीं बनी होगी। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते हुए आज आप अच्छी स्पीड से लिख सकते हैं, आज आप बाइक या स्कूटी अच्छे से चला सकते हैं, खुद दोनों पैरों पर अच्छे से चल सकते हैं। तो भाई प्रैक्टिस मेक्स इट बेटर ना, यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगता है। अभी सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2 2p6, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसको हम लीव कर रहे हैं, बात खत्म। थर्ड शेल वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। 3s2 3p2 और 3d में 0। तो देखो जरा क्या होता है, 3s में 1, 3px में 1, 3py में 1, ये लो 2 और 2 4 है, और 3pz में 1। तो 4 वैलेंसी तो इसकी नॉर्मल सी बात है, चारों इलेक्ट्रॉन जो है 3s और 3p में 3 आ गए, चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। Yes, sir. SiCl4 बन गया, ठीक है Yes, भाई। sir. अब इसके बाद इसमें 3d भी होता है, ये रहा 3d, 3d dx 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 3d z स्क्वायर, 3d xy, 3d yz, 3d zx, 5 ऑर्बिटल है d में। तो भाई क्या होगा, एक और 5th बॉन्ड बन रहा है, एक और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया और ये 5th बॉन्ड बना लिया इसने, यानी कि SnCl4 लोन पेयर क्लोरीन नेगेटिव का एक्सेप्ट कर सकता है। क्लोरीन नेगेटिव था ये याद रख लेना, तो लोन पेयर इसका एक्सेप्ट कर सकता है डेफिनेटली। सो इट कैन मेक SiCl5 विद 1 नेगेटिव चार्ज। सिलिकॉन पर आएगा वो नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के पास था वो अब सिलिकॉन के पास पहुंच गया। ये देखो डी में यहाँ पे जाएगा। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आ गया सर। ये क्या हुआ, लेविस एसिड हुआ ना, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। बस Zn2 पॉजिटिव अभी अभी हमने पढ़ा, ये लोन पेयर ले सकता है, CO नहीं ले सकता, SO3 भी ले सकता है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सल्फर में भी d ऑर्बिटल खाली होता है और ये भी क्लोरीन जैसे एक नेगेटिव आयन को ये आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? इसको खुद लिख के देखना हो। Yes, sir. ऐसा ही, और हम केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना चुके हैं, हर एक को मैंने बना के दिखाया, और आप लोगों ने अगर नोटबुक पे नहीं किया तो फिर उसका फायदा नहीं है। SO भी एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2PO4 नेगेटिव डज नॉट एक्ट एज एन एसिड। अब एक चीज बता देता हूँ, H3PO4 याद है मैंने बोला था ये कितने H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है? 3 H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है। O की वैल्यू 4 है तो एक कम कर दो, O की वैल्यू में से एक कम करना होता है, उतने H छोड़ सकता है। प्लस क्या बचेगा, PO4 3 नेगेटिव। यस, क्लियर है? Yes, sir. अब ये तीनों एकदम छोड़ता है, वर्ण के साथ रिएक्शन करता है, H3O पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, H2PO4 नेगेटिव बन जाएगा। अब क्या आप इसे एसिड कहोगे? प्रोडक्ट साइड में ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं कर रहा, ये कर रहा था। अगर ये फिर से इसी की रिएक्शन में PO4 1 नेगेटिव की रिएक्शन फिर से पानी के साथ करवाऊं, और ये अब फिर से एक H पॉजिटिव आयन छोड़ के पानी के साथ में H3O पॉजिटिव बना ले, और यहाँ पर H क्या आएगा, 2 की जगह पर 1 आ जाएगा, PO4 और 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर तो ये एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि पानी के साथ ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, बट प्रोडक्ट साइड में होने की वजह से अब हम इसे एसिड नहीं कहेंगे। ये समझ में आ गया? दिस इज नॉट एन एसिड। Yes, sir. ठीक है, नॉट एसिड। तो यहाँ बोला इसने डज नॉट एक्ट एज एन एसिड, एसिड की तरह काम नहीं करता। कहाँ नहीं कर रहा? यहाँ नहीं कर रहा, ए में तो नहीं करता, बी में, यहाँ तो एसिड की तरह काम कर रहा है। देखो इसके साथ मिलके पानी छोड़ H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। यस Yes, sir. Yes, sir. यहाँ क्या कर रहा है? OH के साथ रिएक्शन कर रहा है, H एक्सेप्ट कर रहा है, क्या डोनेट कर रहा है? क्या एक्सेप्ट कर लिया इसने, H3PO4 बन गया H2PO4 से। तो यहाँ भी ये एसिड का काम नहीं कर रहा,
बेस का कर रहा है, ये तो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट, यहाँ प्रोडक्ट साइड में है इसलिए H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा, तो ये एसिड नहीं है। यहाँ पर ये एसिड है, बिल्कुल है। यहाँ ये बेस है तीसरे में, तो यहाँ भी एसिड नहीं है। तो ए और सी राइट आंसर है, डी ऑल ऑफ अबव वो गलत। समझ में आ गया? क्वेश्चंस करने से ऐसे करके बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कीजिएगा जरूर। ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो लेविस बेस। ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन H positive donate करते हैं। डोनेट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट थोड़ा करते हैं। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला बेस। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो ऑल्सो लेविस बेस। लेविस बेस क्या होता है? लेविस बेस जो पेयर डोनेट करने वाला, लोन पेयर डोनेट करने वाला लेविस बेस होता है। तो लोन पेयर डोनेट करके ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? Yes, sir. लोन पेयर H पॉजिटिव को भी तो दे सकता है ये, तो मतलब H पॉजिटिव आयन के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहा है। तो सभी ब्रोंस्टेड बेस लोन पेयर डोनेट कर H पॉजिटिव आयन को लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए सभी ब्रोंस्टेड बेस क्या है? लेविस बेस हैं। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, ऑल ब्रोंस्टेड आर लेविस एसिड। लेविस एसिड नहीं होते, बिल्कुल गलत है। मोस्ट कैटायंस आर एसिड्स। मोस्ट कैटायन एसिड्स हैं एंड एनायंस आर बेसिस, और एनायंस जो है वो बेस हैं। कैटायन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव एसिड होते हैं वो, क्योंकि वो क्या करते हैं? OH नेगेटिव को ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव को ले सकता है। और मोस्ट एनायन, ज्यादातर नेगेटिव आयन जो होते हैं ये लोन पे डोनेट कर सकते हैं, तो वो बेस है। बिल्कुल सही है? Yes, sir. Yes, sir. और ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो आर्नियस बेस। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? अभी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला होता है। आर्नियस बेस तो OH नेगेटिव आयन डोनेट करने वाला होता है, तो ये तो नहीं सकता। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो देयर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द लेविस एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से लेविस एसिड ढूंढने हैं। लेविस एसिड कौन सा होता है? H पॉजिटिव आयन लेविस एसिड है। Yes, sir. लेविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, Yes, sir. है ना? ध्यान रखना। फिर FeCl3 को पानी में डिसॉल्व करते हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो ये Fe3 पॉजिटिव आयन भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल। तो लेविस एसिड है ये भी, सही है। BeCl2, अब BeCl2 के अंदर क्या होता है? अभी बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हमने, इसका 2p(x) और 2p(y) दो ऑर्बिटल खाली हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेविस एसिड है, बिल्कुल है। BF3 पूरी बोरॉन फैमिली लेविस एसिड है ना? Yes, sir. तो ये सारे तो हैं, यानी कि हमने क्या ढूंढा? H पॉजिटिव, FeCl3 ढूंढ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में BeCl2 और BF3, ये सारे तो हमने कर लिए। अब बात आती है फ्लोरीन नेगेटिव। फ्लोरीन नेगेटिव क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये करेगा एक्सेप्ट। फ्लोरीन पे नेगेटिव, ये तो मरे भी ना तो करे, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? पॉजिटिव हो, क्योंकि फ्लोरीन वैसे भी नेगेटिव किसी को लोन पेयर डोनेट नहीं करती है, तो ये तो गलत है। और एक्सेप्ट नहीं करती, सॉरी, डोनेट तो कर सकती है। फिर एक ये देखते हैं, ये वाला नाइट्रोजन है 3, CH3 3 लगे हुए, तो इसका मैंने डायग्राम बना रखा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 CH3 लग गए, एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। इस तरह से आप लोग भी बना के देखिए। तो बताइए, क्या ये लेविस एसिड है? क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है किसी का नेगेटिव चार्ज? ये तो खुद डोनर है, लेविस बेस है ये। अब अगर यहाँ H लगा दो तो लेविस बेस, आपको अमोनिया का एग्जांपल याद है ना, बन गया। तो Yes, sir. नहीं लगा रखा है, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर तो इसी को देना है, तो ये डोनेट कर सकता है, ये तो लेविस बेस है, एसिड नहीं हो सकता, गलत है। क्लियर है? Yes, sir. दैट्स इट। ये था भाई कुछ ऐसा, सॉल्यूशन दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा सॉल्यूशंस के अंदर कि कौन सी चीज क्या कैसे वर्क कर रही है। अगर कोई समझ में ना आए तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसलिए नोट्स में सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि अगर मैंने जो समझाया समझ में ना आए तो आप लोग उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इन द रिएक्शन, तो यहाँ कह रहा है HC2O4, क्या है ये पता है? H2C2O4 क्या होता है? याद है? याद है किसी को? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इट इज, यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कर्सर आज काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। COOH
यहाँ पर भी COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसका एक H उड़ा दिया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो HC2O4 नेगेटिव। समझ में आ गया होगा क्या है। PO4 3 नेगेटिव, यानी कि ये H3PO4 था, 3 H छोड़ दिए इसने, इन दोनों की रिएक्शन करवा दी। इन दोनों की रिएक्शन करवाएगा तो क्या होगा, HPO4 2 नेगेटिव बन रहा है, इसने एक H छोड़ दिया, इसको दे दिया, और वो C2O4 2 नेगेटिव बन गया। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सीधी सी बात है, ये अपना H इसको दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। Which of the following is Bronsted base? Bronsted base कौन होता है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, PO4 3 नेगेटिव। यस, क्लियर है। Yes, sir. तो PO4 3 नेगेटिव क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा C2O4 2 नेगेटिव, ये भी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है ना, ये भी ब्रोंस्टेड बेस है। अब आप ये मत समझना तो प्रोडक्ट साइड में भले किधर भी हो, उसने बोला ब्रोंस्टेड बेस ढूंढो, तो ब्रोंस्टेड बेस है ये। समझ में आया। हालांकि क्वेश्चंस में ऐसी होती कि सर ये तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा। पीछे वाले केस में हमने एक बात करी थी कि भाई H2PO4 नेगेटिव वो प्रोडक्ट साइड में था, यहाँ रिएक्टेंट थे, तो हमने कहा था ये एसिड नहीं है। भले ही प्रोडक्ट में भले ही रिएक्टेंट में एसिड तो एसिड रहेगा, ये H पॉजिटिव और छोड़ सकता है, बट उन्होंने कंट्रोवर्सी डाल रखी है भाई, आंसर्स कुछ ऐसे हैं। ये अगर बेस है तो वो एसिड था, क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी बेस है और ये भी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कुल मिला के कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा, पता नहीं किन निकम्मों ने बनाया, वो एक दिमाग से सोचते हैं, दूसरे दिमाग उनका खाली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो नेक्स्ट ए ऑप्शन इन क्लियर है। देखिए डी ऑप्शन को उन्होंने करेक्ट कर रखा है PO4 के अंदर, ये सो PO4 इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव डोनेट, सो डी इज करेक्ट। फालतू की बकवास। आइडेंटिफाई द एसिड ऑफ द रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स को बताइए, आइडेंटिफाई एसिड्स, एसिड आइडेंटिफाई करना है। ब्रोंस्टेड-लोरी क्या कहता है, H पॉजिटिव डोनर होता है, HF H पॉजिटिव डोनर है, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है। यस, क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, O के ऊपर यहाँ ये कटा हुआ है, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ऊपर 2 नेगेटिव है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन का अकेला एटम है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, वाटर H पॉजिटिव आयन डोनर है, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए CH3CO CH3OH, H नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव नहीं है, H नेगेटिव है, इसको H इसने दे दिया, इसने अपना H इसको दिया, इसने अपना H जो है वो इसको दे दिया, H नेगेटिव को H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, समझ में आ गया भाई। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। देखिए बेटा, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, बिल्कुल कर रहा है, किसको कर रहा है, H नेगेटिव को कर रहा है, H नेगेटिव ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, दोनों H2 बन गया, समझ में आ गया। तो ये Yes, sir. क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है। तो HF एसिड है, बिल्कुल है, H2O एसिड है, CH3OH एसिड है, H नेगेटिव बेस है, H नेगेटिव एक बेस है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। बस इतना ही है। Yes, sir. नेक्स्ट इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, सेम सॉल्यूशंस में कुछ नहीं, हम बता चुके हैं। अब बात आती है भाई आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बहुत ध्यान से कर लेना, बता रहा हूँ, पीछे ये हो चुके हैं, ये भी बता दूंगा, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस किए हैं हमने, एसिड बेस के क्वेश्चन किए हैं, या फिर कॉमन आयन इफेक्ट की एक डेफिनेशन करिए। मेरा होमवर्क स्लाइड का याद करने में आधे घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, लिखकर याद करके लिखने में भी, जो हर रोज का दे रहा हूँ। बाकी का 1 घंटा, जिस दिन भी 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे लगाने चाहिए आपको एक सब्जेक्ट पर, 4 घंटे अगर लगा रहे हो तो, लेकिन अगर 3 भी लगा रहे हो तो आधा घंटा मेरा याद कीजिए, लिख कर देखिए, आधे घंटे में निपट जाएगा लेक्चर। मुझे बोलने और समझाने में इतना टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आपका टाइम कम हो जाएगा, और अगर मैं ऊपर से टपा दूं तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सर फटाफट बता दे। यहाँ फटाफट नहीं बता रहा मैं, समझ में आ रही है बात, हर किस चीज को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं स्पीड से बोलता हूँ, बोलने की स्पीड ज्यादा है, बट ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन के ऊपर काफी टाइम लगाता हूं मैं, कुछ टीचर बहुत धीरे धीरे। हाँ देखिए, हम इसको जोड़ेंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, मैं एक लाइन को 4 बार बोल देता हूँ, ये आपने अगर देखा हो तो। मैं उस पर्टिकुलर चीज पर टाइम ज्यादा लगाता हूँ, भले मैं स्पीड से बोलता हूँ। एवरीवन हैज इट्स ओन स्टाइल, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। Yes, sir. तो फोकस यानी एक चीज को 4 बार बोलने पर, बार बार रिपीट करने पर इंपॉर्टेंट चीजों को
स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलता हूँ मैं इंपॉर्टेंट चीजों को, यही एक डिपेंड करता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वरना कंप्यूटर से पढ़ लो वो भी बोल के सुनाता रहेगा आपको, आपको नींद आने लग जाएगी। जहां पर फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको उसके ऊपर फोकस करना, उसको जोर लगाकर बोलना, दैट इज द टीचिंग। तो वैसा कुछ करके, तो डेफिनेट सी बात है, किसी को लगता हो कि मैं तेज चल रहा हूँ, मैं तेज नहीं चल रहा हूँ, ये आपको सबको समझ में आएगा। आधे घंटे का काम होता है। अगर आधे घंटे का मैं 1.25 घंटा बोल के आधा घंटा आपको पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे का काम आपको दे रहा हूँ, तो मतलब मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ ताकि सबके दिमाग में घुस जाए। अब बात करते हैं, आधा घंटे में निपट जाता तो 1 घंटा क्या करोगे? क्वेश्चन लगाओ उनके, जो मैं बोलता हूँ 1 घंटा आराम से लग जाएंगे। अब आधा घंटा भी नहीं कर रहे हो मेरे को लग रहा है आप लोग, है ना, केमिस्ट्री का। तो यहाँ देखो भी कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है। H और OH, अगर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल हो किसी सॉल्यूशन में तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। दोनों इक्वल है, दोनों पानी बना देंगे। यस, क्लियर है? यस सर। अगर H ज्यादा हो तो वो एसिड होता है, और अगर OH ज्यादा हो तो वो बेस होता है, पता है ना? यस सर। यस सर। अब देखिए, H पॉजिटिव आयन मोलैरिटी इक्वल कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में जनरली कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म है, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन है, पीपीएम भी कंसंट्रेशन है, पीपीबी भी कंसंट्रेशन है। पीपीएम क्या होता है बताना जरा? परसेंट पर मिलियन, ऐसे ही कुछ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है बेटा, है ना। और पीपीबी क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। पीपीटी भी होता है, पीपीटी प्रेसिपिटेट वाला नहीं, पार्ट्स पर ट्रिलियन। समझ में आ गया? यस सर। मिलियन में 10 लाख होते हैं, बिलियन में करोड़ होते हैं, ट्रिलियन में अरब होते हैं। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये पता है तो बाकी सब तो बना ही लोगे। तो आगे देखो भी, पता तो हो जाएंगे क्वेश्चन इसके। क्या बेटा? अगर ये पता है जो आपने बोला ट्रिलियन में करोड़ अरब होते हैं तो हो जाएंगे इसके क्वेश्चन। फॉर्मूला आ जाएगा आपको, फॉर्मूला आ गया तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो मैंने ये बता दिया, में थे पीपीएम के। मैंने ये बता दिया कि गाड़ी कैसे चलती है। ये गियर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। इसको पहले धीरे धीरे, पहले क्लच दबाइए, फिर गियर लगाइए, फिर धीरे धीरे रेस देनी है, धीरे धीरे क्या करना है, क्लच को छोड़ना है, हैंडल से गाड़ी घूमेगी। और अगर रोकना है तो क्लच दबाइए और रेस को छोड़ के ब्रेक दबाइए। ये इतनी सी थ्योरी है। थ्योरी करवाने के बाद गाड़ी चलाना आ जाएगा? बताओ। तो पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी, पीपीटी क्या होते हैं, पीपीएम मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख। मतलब जो भी कंसंट्रेशन है ना, गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 10 लाख कर दो, बस मल्टीप्लाई में 10 लाख, तो वो बन गया पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन बनाना है इनटू करोड़ करो, ट्रिलियन बनाना है इनटू अरब करो, बस इतना तो करना। लेकिन अब इसके ऊपर अगले ने क्या पूछा है भाई साहब ने, फॉर्मूला मैंने डिफाइन कर दिया। अब सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ना बेटा। मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्लच जल्दी छोड़ दोगे। मैंने कहा था क्लच जल्दी नहीं छोड़ना, गाड़ी बंद हो जाएगी। रेस ज्यादा दे दी, क्लच बहुत धीरे छोड़ा, गुर्र करके गाड़ी बोलेगी, चलेगी बहुत धीरे लेकिन आवाज बहुत करेगी। जब हैंडल मोड़ना था तो हैंडल मोड़ा नहीं, सीधा दीवार में ठोक दिया। आप कहोगे सर आपने तो बताया था हैंडल मोड़ने से मुड़ जाता है। भाई कितना मोड़ने से कितना मुड़ता है ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं। आपने कम मोड़ा इसलिए नहीं मुड़ी, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको चला के दिखा दूं गाड़ी, 10 दिन रोज चलाऊं मैं गाड़ी 1 घंटा, आपको आ जाएगी गाड़ी। मेरे न्यूमेरिकल सोल्व करने से अगर आपका आईआईटी क्लियर होता हो तो जितने बच्चे हैं सबके लिए मैं रोज न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया करूंगा। आप लोग 10 की बात कर रहे हो, मैं डेली के 30 न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, अगर आपका आईआईटी क्वालिफाई होता हो। समझ में आया? मेरा खाना खाने से भूख मेरी मिटेगी बेटा, आपकी नहीं मिटने वाली है, आपका पेट नहीं भरेगा। मेरे सांस लेने से मैं जिंदा रहूंगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, कैसे करनी है, कहीं अटक रहे हो, खाया नहीं जा रहा, चबाया नहीं जा रहा, केले को छिलके समेत खा रहे हो तो मैं बोलूंगा बेटा छिलका ऐसे छीलना है। सेब को छिलका उतार के खा रहे हो, मैं बोलूंगा बेटा धोकर छिलके समेत खाइए, प्रोटीन और मिनरल अच्छे मिलेंगे। ये शिक्षा तो हम दे सकते हैं, है ना। और क्या होता है, वो अखरोट खा रहे हो, उसका छिलका टूट ही नहीं रहा, उसका पता ही नहीं है, तो भाई उसको ग्राइंड कर लिया या कूट लिया उसको हमाम दस्ते के अंदर, ऐसा थोड़ा होता है। उसका तो छिलका उतारना ही पड़ेगा। वो शिक्षा हम देंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स यू विल सी इन योर लाइफ। तो हर फ्रूट को खाने का अलग तरीका होता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जो तरीका नहीं समझ में आता, जहां आप अटकते हैं, टेल मी, आई विल करेक्ट यू डेफिनेटली। यस, इट इज क्लियर टू ऑल।
Yes, sir. है ना। तो हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी तो आपको करनी पड़ेगी, खाना खुद खाना पड़ेगा भाई, वरना वरना फिर खाना आप नहीं खाएंगे तो भूखे आप ही रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि सर ने खिला दिया। सर भाई अब देखो, मैं आपको अपना आपका हाथ पकड़ के और बच्चों की तरह A फॉर एप्पल, B फॉर बेल, वो तो थोड़ा सिखा सकते हैं, वो तो आपको आता है ऑलरेडी। तो मैं आपको कहूँ कि ये लो न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व कर, ये देख 5 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई 3 करना है, फिर 15 लिखना है। आपका हाथ पकड़ के 15 लिखवाने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। गाड़ी तो खुद ही चलानी पड़ेगी तब भी आएगी। थ्योरी बता सकते हैं, कहीं गड़बड़ कर रहे हो मैं आपकी साथ में साथ वाली सीट पे बैठ सकता हूँ। आपसे हैंडल नहीं मुड़ा तो मैं आपका हैंडल पकड़ के मोड़ दूंगा। अगर आपने रेस ज्यादा दे दी, मैं बोलूंगा रेस छोड़, ब्रेक लगा, है ना। वहां पर मैं आपको गाइड करूंगा और आप समय से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले आपको गाइड करूंगा। ज्यादा तेज चला रहा हो, धीरे चला, धीरे तेरे से रुकेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। मोड़ आ गया अचानक से, मैं बोलूं बिल्कुल धीरे कर ले, क्योंकि मोड़ पे इतना जल्दी गाड़ी रुकती नहीं है, धीरे धीरे में ज्यादा जल्दी रुकती है गाड़ी, और धीरे में मोड़ भी बहुत अच्छे से कटता है। 100 की स्पीड पर अगर गाड़ी चल रही हो जो हाईवे पे चलती है और एल टाइप का मोड़ हो, सीधा एल में मुड़ना हो, 100 की स्पीड पे एल टाइप में मुड़ जाएगी गाड़ी क्या? नहीं मुड़ेगी ना, एक्सीडेंट पक्का है। धीरे में मुड़ती है गाड़ी। अब ये शिक्षा मैं दे सकता हूँ कि बेटा मोड़ आ गया तो धीरे करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप लोग कहें तो हमें तो स्पीड में निकालना है, तो सीधा निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने दीवार है, दीवार में घुसोगे, सामने खाई है, खाई में गिरोगे, सीधा निकल जाओगे आप। और अगर गाड़ी सीधी निकल गई, एक बार टाइम निकल गया, उसके बाद वो गाड़ी गड्ढे से निकालनी या दीवार में टक्कर मारने के बाद आपकी तबीयत खराब, 3-4-6 महीने के लिए अगर बच गए, या तो पूरे डेड, साफ फेल हो, क्लास में फेल, या फिर अगर बच गए पास हो गए, ऑब्वियस है वहां तक पहुंचने में, शरीर को दोबारा बनाने में टाइम लगेगा, हड्डी वड्डी टूटेगी, कुछ सिर विर फूटेगा, फिर उसके बाद गाड़ी को सही करवाने में टाइम लगेगा। आप तो रेस से बाहर हो, यू आर आउट ऑफ द रेस। अगर एक बार गलती हुई तो आउट ऑफ द रेस। और यही चीज मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे खाई में जा रहे हो और आप आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना। तो जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। हम जो कर रहे थे एच पॉजिटिव मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं जनरली। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होती है। तो एच यहाँ जितनी भी चीजें दी हैं ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा था, मतलब मोलैरिटी की बात कर रहा था। तो अब देखिए कंसंट्रेशन मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एच पॉजिटिव डिवाइड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो न्यूट्रल है, एच की ज्यादा है तो एसिडिक है, OH की ज्यादा तो बेस है, OH बेस ही तो होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए भाई पीएच क्या होता है? अब पीएच का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन थी ना उसका नेगेटिव लॉग कर देते हैं, मतलब उसके आगे नेगेटिव और लॉग लगा देते हैं। नेगेटिव लॉग की वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू निकलेगी लॉग करेंगे, लॉग टेबल में देखेंगे, फिर उसको जो अगर वो पॉजिटिव में वैल्यू थी उसका नेगेटिव कर देंगे, साइन बदल देंगे, लॉग करेंगे फिर साइन बदल देंगे। ठीक है, क्यों बदलते हैं साइन, नेगेटिव लॉग क्यों करते हैं? ताकि वैल्यू ठीक ठाक हो जाए। आप कहते हैं ना एसिड का पीएच जो है 1 है, 1 पीएच वाला अगर कोई एसिड है मतलब स्ट्रॉन्ग है, 2 वाला वीक है, 3 वाला उससे वीक है, 4, 5, 6, 7 वाला तो न्यूट्रल होता है। पानी न्यूट्रल होता है, पानी का पीएच 7 होता है। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 1, 2, 3, 4 में आसानी से पीएच बता देते हैं। अगर उसी को, अब ध्यान रखना, अगर उसी को मुझे कंसंट्रेशन की फॉर्म में बताना तो मैं आपको कंसंट्रेशन क्या बताऊंगा पता है? 10⁻⁻1 यानी 1/10 यानी 0.1 कंसंट्रेशन अगर है तो पीएच की वैल्यू क्या है? और वो भी 0.1 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू 1 होती है। उसका नेगेटिव लॉग करेंगे तो हम कहेंगे पीएच 1 है। कितना सिंपल है पीएच 1। तो सिंपल बनाने के लिए इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया फॉर्मूले को। तो यानी पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन नेगेटिव, पीएच जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा होगा उतना वीक एसिड होगा, बेस बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये बात? तो सिंपली वो कहानी नहीं भी समझ में आई कोई बात नहीं, आगे फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन को, एच या OH की कंसंट्रेशन को आप नेगेटिव लॉग कर दीजिए, उसके आगे नेगेटिव लॉग से, और उसकी वैल्यू निकालिए तो वो क्या बन जाएगा? पीएच। क्लियर है बेटा? Yes. तो आगे देखिए अब जरा। तो पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन।
अब पानी के अंदर, अब ये डाटा याद रखना, रट्टा मारना है इस डाटा का, ध्यान देना। पानी में, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷ पर लीटर। कंसंट्रेशन हमेशा लीटर में होती है, याद रख लेना, है ना, मोल पर लीटर, पता होगा। Yes, sir. तो 10⁻⁷ मोल होते हैं H पॉजिटिव आयन के शुद्ध पानी में। पानी भी तो दो हिस्सों में टूट जाता है ना, पानी पानी में ही टूट रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो कितने मोलिक्यूल टूटते हैं पानी के? 1 लीटर में 10⁻⁷। देखो जरा, 10⁻⁷ का मतलब अगर इसे प्लस बनाए तो, अब देखो इसकी सिर्फ कंसंट्रेशन पे बात करते हैं, अब क्या आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। सिर्फ कंसंट्रेशन पर अगर मैं बात करूं, 10⁻⁷ कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की, है ना, पर 1 लीटर वाटर के अंदर। 1 लीटर पानी में इतने H पॉजिटिव आयन है। OH कितने होंगे? जितने H टूटे उतने ही तो OH होंगे। हाँ भाई, Yes, sir. तो ये तो बराबर होने वाले हैं, इसकी कंसंट्रेशन भी इतनी है, तो ये कितनी है असलियत में? 10⁻⁷ की वैल्यू कितनी होती है? 1/10⁻⁷। माइनस अब क्या हो गया? प्लस में बदल गया। अब मैं इसको लिखूंगी 1 के पीछे 7 जीरो, कितने हो गए? 3 6 7, लो हो गए 7। तो अब अगर इसको मैं पॉइंटों में बनाऊं तो 0.1 2 3 4 5 6 और ये लगा 1, 0.000001 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 1 लीटर में H पॉजिटिव आयन। अब ये बार बार बोलना आसान है क्या? No, sir. या फिर मैं कह दूं कि PHO ऑफ वाटर इज 7, कितना आसान है, कैसे आया 7? चलो ये बात करते हैं। तो देखिए जरा, मैंने नेगेटिव लॉग लगा दिया इस कंसंट्रेशन के आगे, तो अगर इसके आगे नेगेटिव लॉग लगा रहा हूं तो मैं इसको कंसंट्रेशन तो नहीं कह सकता, कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया पीएच है। ये कंसंट्रेशन के आगे नेगेटिव लॉग का मतलब पीएच बन गया, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम होता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव बना देता है पानी में, ये पता है ना अपने को। Yes, sir. तो यहां देखिए अब जरा क्या हो रहा है। तो देखो भाई, नेगेटिव लोग, अब मुझे पता है 10⁻⁷ लोग में पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। पावर आ गई आगे मल्टीप्लाई में, माइनस पहले से लगा हुआ था तो माइनस माइनस बन गया प्लस, और ये क्या रह गया? log 10 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया ये? pH ऑफ वाटर इज इक्वल टू +7। यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपने यहाँ पर 0.00000001 जो लिखा था, वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में उसको सिंपल भाषा में pH 7 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. इसलिए pH किया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन को थोड़ा अलग मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा जाता है ताकि वो हमारे लिए सिंपल हो जाए, सिंपल टू अंडरस्टैंड। यस, गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वजह होती है, हम इसको pH में डिफाइन करते हैं। तो pH का मतलब नेगेटिव लोग है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का, ये वो डाटा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं KW की। हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला पीछे, KW क्या होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, यानी Ka और Kb। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, इसकी डेरिवेशन की थी हमने। Ka और Kb की मल्टीप्लाई होती है KW, और वो मल्टीप्लाई एक्चुअल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लाई होती है। यस, क्लियर है? Yes, sir. अब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला क्या? वाटर H और OH में टूटता है, लेकिन बहुत कम मोलिक्यूल टूटते हैं। कितने कम? 0.000001 मोलिक्यूल टूटता है 1 लीटर में। ठीक है, वैसे 1 लीटर में मोलिक्यूल भी बहुत होते हैं, लेकिन ये बेचारा 0.000001 टूटता है, तो भी ये बहुत कम है। तो यानी pH 7 है इसका, तो H पॉजिटिव आयन 1 लीटर में 10⁻⁷ मोल होते हैं। इतने मोल है, 0.000001 मोल। ठीक है, अब OH नेगेटिव आयन भी बराबर होंगे ना, वो भी बराबर होंगे जितने H पॉजिटिव है। ये भी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, 1 लीटर पानी के अंदर जितने H होते हैं उतने OH है, क्योंकि पानी ही तो टूट रहा है ना। अगर H इतने हैं तो OH भी तो इतने बनेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में से OH भी तो निकलेंगे। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड भी है, यू कैन सी दिस, है ना। अब बात करते हैं KW की। तो KW में पता है Ka और Kb होता है, ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था। Ka और Kb का मल्टीप्लाई मतलब H और OH नेगेटिव की मल्टीप्लाई होती है। और H पॉजिटिव आयन कितने होते हैं 1 लीटर में? 10⁻⁷ OH 10⁻⁷, KW क्या आ जाएगा? 10⁻14। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं
KW क्या होता है भाई, H और OH की मल्टीप्लाई, H और OH की मल्टीप्लाई, जो आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई। यहाँ पीएच नहीं है, ये आयंस की कंसंट्रेशन है, सीधी सीधी कंसंट्रेशन ले रखी है, पीएच नहीं लिया हुआ, कहीं इसको पीएच से रिलेट करो, पीएच अलग चीज है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई जो होती है 10⁻14 होती है, और इसी को हम KW बोलते हैं। इसी को हम KA और KB की मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। यस, गॉट इट। Yes, sir. सब एक दूसरे के लेफ्ट राइट में इक्वल आ रहे हैं, बहुत ध्यान से रट्टा मारना इस क्वेश्चन का, इस मतलब स्लाइड का। ये जो बीच में लिखा है और पीएच लिखा हुआ है, लेफ्ट वाला और बीच वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उधर वाला तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे वर्क करता है। ये बीच वाला हिस्सा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए सबको। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं इससे, एसिड बेस वाले, सोल्यूबिलिटी, ये वो फलाना धमकड़ा, H पॉजिटिव आयन इतने, Yes, sir. KW इतना, इनकी मल्टीप्लाई इतनी है, कुछ ना कुछ देगा वो, फिर क्या ये निकालो। अब आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल आएंगे, है ना। तो ध्यान से ये फॉर्मूला, और बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब पीएच स्केल देखो भाई, सोरेनसन था जिसने पीएच स्केल दिया, ठीक है, सोरेनसन। ये क्या कहता है, पीएच डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की नेगेटिव लोगरिथम होता है पीएच, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। पीएच इक्वल नेगेटिव लोग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं। तो आप सिंपल ये भी याद कर सकते हैं, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोग। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग कर दो। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी जो होती है वो कंसंट्रेशन के बराबर होती है, और हम हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, तो इसलिए एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट नहीं है, मतलब एसिड ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्वेंट कम है, तो उनके अंदर एक्टिविटी निकालना आसान खेल नहीं है, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, और वो एमएससी तक भी नहीं है। पार एमएससी है, उसके बाद में कुछ वैल्यूज निकलती है, तो उसकी कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. आपके लिए तो एक्टिविटी मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, याद रख लेना, है ना। ऑफ फ्री H पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन, ऑब्वियस है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। पीएच इक्वल नेगेटिव लोग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऑब्वियस है, ये भी सही है। पीएच स्केल वाज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 14। अब पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है ना, जनरल वैल्यू है 0 से 14, मतलब 0 हाईली एसिडिक, एसिडिक, बहुत एसिडिक, 14 हाईली बेसिक। क्लियर है? क्या 0 Yes, sir. नीचे माइनस में पीएच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नीचे भी वैल्यू हो सकती है, और 14 से ज्यादा भी हो सकती है। बट ज्यादातर एसिड 0 से 14 के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद में जो एसिड या बेस आते हैं, उनकी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन हाईली हाई हो जाती है, और एक्टिविटी हमारे सिलेबस में फिलहाल तो है नहीं। ठीक है, तो आपके लिए ओके बाय टाटा एक्टिविटी को, तो हमारे लिए तो 0 to 14 है, हमारे लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 to 14 ही है। यस, आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, sir. दैट्स ऑल। ठीक है, तो भाई 0 से 14 होता है ये, इससे ऊपर नीचे भी होता है। ठीक है, तो आपको कहीं नेट वेट पे मिल जाएगा। 7 के ऊपर होता है बीच में। अब यहाँ देखिए, ये भी 0 to 14 में था। सेंट्रल पॉइंट एट 7, 25 डिग्री सेल्सियस टेकन ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। अब देखिए, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। पीएच स्केल 0 से 14 होता है, लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 7 वाला न्यूट्रल होता है। 7 पर पानी आता है और न्यूट्रल है। अब इसकी क्या कहानी है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए भाई, जरा इसकी कहानी यहां पर लिख रही है, सोचिए जरा, और यही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ध्यान देना। कुछ लिखा हुआ 6.14 लिखा हुआ है क्या शायद? ठीक है, सिक्स 6.14 है शायद, हाँ भाई ये 6.14। ठीक है, ये रहा। तो देखिए ये क्या बता रहा है भाई, मैं पानी को गर्म कर रहा हूं 100 डिग्री पर, मैंने इसको गर्म कर दिया 100 डिग्री पर। अब 100 डिग्री के ऊपर क्या आपको लगता है, पानी जो पहले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा था ना पानी दो हिस्सों में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या इसका डिसोसिएशन बढ़ नहीं जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी ज्यादा टूटेगा, यस और नॉट? Yes, sir. पहले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी? 10⁻⁷। OH भी बराबर उतना ही, जितना H बनेगा उतना OH बनेगा। यस, Yes, sir. ध्यान से करना है इस कॉन्सेप्ट को, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए आराम से बता रहा हूँ। तो जितना H बन रहा है उतना ही OH। 25 डिग्री सेल्सियस पर तो वो H और OH 10⁻⁷ बन रहे हैं। ठीक है, 10⁻⁷ उसकी कंसंट्रेशन है, H और OH की 10⁻⁷।
H की भी इतनी है, OH भी इतना ही, हमें पता दोनों बराबर ही बनेंगे। ये था 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं 100 डिग्री कर दूं तो डिसोसिएशन ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 10 पावर से ज्यादा कंसंट्रेशन आएगी, 10 पावर -8 हो जाएगी क्या, -6 नहीं होनी चाहिए। यस, बढ़ रही है ना, Yes, sir. बढ़ Yes, रही sir. है, माइनस में मतलब कम हो रही है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो हमने बढ़ा दी कंसंट्रेशन, कितनी बढ़ गई, तो एक्चुअल कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ये नेट से सर्च करके लिखी हुई है, सीधी बात है, ये बुक्स में नहीं मिलती है जनरली। तो ये थी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10⁻⁻6.14, अप्रोक्सीमेटली 6 मान ले, ठीक है, ठीक है भाई, Yes, sir. है ना। तो देखिए यानी 10⁻⁻614 जो है वो कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6। हाँ बेटा, ठीक है। तो 10⁻⁻6 कंसंट्रेशन है किसकी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब कंसंट्रेशन इतनी है, OH भी तो बराबर है, दोनों बराबर है, तो रहेगा तो न्यूट्रली। H और OH की कंसंट्रेशन अगर बराबर होती तो न्यूट्रल होता सॉल्यूशन ना, यस। Sir. लेकिन पीएच, न्यूट्रल पीएच स्केल बदल गया अपने आप, कैसे, हमें पता है 10⁻⁻7, जब मैंने 10⁻⁻7 निकाला तो मैंने निकाला पीएच ऑफ सॉल्यूशन 7 था, क्योंकि नेगेटिव लॉग करूंगा 10⁻⁻7 का, तो मेरे पास जब नेगेटिव लॉग किया 7 इधर आ गया, माइनस माइनस का 7, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 कर दिया तो ये आ गया 7, यानी मेरे पास पीएच आ गया 7। अब और 7 पीएच का मतलब क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रल था, मैंने पानी लिया था ना, तो न्यूट्रल, क्योंकि H और OH बराबर थे। अब मैंने अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो मैंने एक्सपेरिमेंटल निकाला कि H+O की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो वो हो गई मान लो 10⁻⁻6। तो नेगेटिव log करूंगा 10⁻⁻6 का, कितना आएगा भाई, 10 log 10 की वैल्यू 1, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस इंटू -6 क्या आ गया, +6, तो पीएच आ गया +6। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, +6। +6 से ऊपर वाला बेस, +6 से नीचे वाला एसिड। स्केल बदल गया, 0 to 14 नहीं रहा, 7 न्यूट्रल नहीं रहा, न्यूट्रल 6 हो गया। टेम्परेचर बढ़ने पर न्यूट्रल पॉइंट नीचे आता है, क्लियर है सबको? और कम होने पे, कम होने पर ऊपर जाएगा, 8 से ऊपर, 7 से ऊपर, सॉरी, क्लियर है? ओके सर। पॉइंटों में जाएगा लेकिन जाएगा, ठीक है। अब बात बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना ऐसा वाला, ये आएगा एडवांस लेवल का। नॉर्मल लेवल में आपका हमेशा पीएच 7 ही रहेगा, कोई चक्कर है ही नहीं। एडवांस में वो गड़बड़ करेगा कि पीएच का स्केल बदल दिया, क्वेश्चन वही देगा जो एनसीईआरटी में है, लेकिन पीएच स्केल बदल देगा। आप 7 लगा के गड़बड़ कर रहे होगे तो पीएच बदल दिया, तो केडब्ल्यू बदलेगा कि नहीं बताओ? यस सर। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻6 थी, OH की भी 10⁻⁻6 थी, तो कितना आएगा, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, -12। KW की वैल्यू कितनी आ गई, -12। पहले कितनी थी, KW की वैल्यू 10⁻⁻14 थी, यस। यानी AA मल्टीप्लाई में KB, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी थी, इक्वल KW था। या फिर हम कहते हैं कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई KW के बराबर होती है, या फिर KA और KB की मल्टीप्लाई KW के बराबर होती है, और वो पहले आ रही थी 10⁻⁻14, अभी आ रही है 10⁻⁻12। ये गड़बड़, अब आपका दिमाग घूम जाएगा, आप तो हमेशा प्रैक्टिस कर चुके हो 10⁻⁻14 पे, है ना, और आपका माइंड कहेगा 14 लोगे और वो तो 12 है, आंसर अपने आप गलत आएगा। ये है एडवांस लेवल, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस जो प्रैक्टिस कर रहे हो इसे ऐसे समझ लो, हमने इंडिया में लाइसेंस ले लिया, गाड़ी चलानी सीख ली, आप चले गए फॉरेन कहीं ऐसी कंट्री में जिसमें राइट हैंड ड्राइव है, हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं ना, वो लोग राइट साइड में चलते हैं, उनका हैंडल दूसरी तरफ होता है, हैंडल दूसरी तरफ, तो रेस क्लच ब्रेक भी पलट सकते हैं ना, तो आप दे रहे हो रेस की जगह आपने दबा दिया क्लच, समझ गए? या फिर हैंडल इधर रखने की बजाय उधर मोड़ दिया, सामने से आपको लगा अरे ये गधा उल्टी साइड क्यों आ रहा है, जबकि उल्टी साइड हम चल रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यही हाल होता है एडवांस का, तो इसलिए एडवांस का मतलब ये होता है कि आपको सीधा चलना आता है, बिल्कुल आता है। अब जरा उल्टा चलकर देखिए, सीधा दौड़ लगानी आती है, बिल्कुल आती है। उल्टा दौड़ लगा के देखिए, आंखें नहीं है, उल्टा पीछे ऐसे मुड़ के देखना पड़ रहा है, कहीं गड्ढा आ गया तो अचानक से पैर नीचे हो गया क्योंकि आपको दिखाई नहीं दिया था, और आप गिर सकते हो, गिरने की संभावना ज्यादा। यही है एडवांस लेवल, उल्टा चलना है बस, और कुछ नहीं है।
लेकिन अगर सीधा चलना आएगा तो ना, हमें सीधा ही नहीं चलना आ रहा है, बैसाखी लेके कभी कभी चलते हैं, तो उल्टा तो चल ही नहीं सकते ना बेटा। दैट इज वाई पहला स्टेप मेंस का है, एनसीईआरटी का है, दूसरा स्टेप सीधा एडवांस चलो, कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ गया भी सबको KW क्या होता है और टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। तो 100 डिग्री पर pH 6.14 है, तो pH नेगेटिव लोग होता है, तो मैंने यहाँ 6.14 को एग्जैक्ट वैल्यू लेकर, सो द न्यू न्यूट्रल पॉइंट इज नाउ 6.14, ये न्यू न्यूट्रल पॉइंट है जो कि 6.14 है। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट बदल जाता है, बस सीधी साफ बात, न्यूट्रल पॉइंट बदल जाता है। कब बदल जाता है न्यूट्रल पॉइंट? जब Temperature change हो। टेम्परेचर चेंज होता है। तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए पिछली स्लाइड पे यहाँ लिखा हुआ है 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये 7 से कम हो जाता है। ठीक है, ये वाली स्लाइड वो बना रखी है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस हैं। तो पीएच अगर 7 से कम हो, 7 ज्यादा है, 7 से कम है, पीओएच क्या होता है? जैसे पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव लोग होता है ना, वैसे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग POH होता है। समझ में आया? पीएच को याद रख लो, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग होता है, नेगेटिव लोग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है भाई, तो POH क्या होगा? POH क्या होगा? नेगेटिव लोग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन, बस। तो OH आयन की कंसंट्रेशन तो ज्यादा आनी चाहिए, तो OH आयन की कंसंट्रेशन 7 से ज्यादा है OH की, तो वो क्या है? एसिडिक। या फिर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक है। समझ में आया? POH की वैल्यू 7 से ज्यादा और पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। 7 वाला न्यूट्रल होता है, पीएच अगर 7 है तो दोनों बराबर है, पीएच 7 है, पीओएच 7 है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ये वही ऊपर वाला पॉइंट लिख दिया, दोनों 7। पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, पीओएच की वैल्यू 7 से कम है, सॉल्यूशन बेसिक। 7 से ज्यादा 8, 9, 10 ये बेस होते हैं बस। पीएच को याद रख लो, पीओएच उसका उल्टा होता है। तो अगर ये नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, पीओएच उसका उल्टा होता है, बट पढ़ लेना, पर पहले पीएच याद होना चाहिए। ठीक है बेटा? एसिड की स्ट्रेंथ, इसके ऊपर हमने एसिड की स्ट्रेंथ पर बात की थी, अगर आपको याद हो। एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है? H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन की वाटर में टेंडेंसी होती है इंक्रीज द पीएच, पीएच डिक्रीज। अगर H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होता है, पीएच कम होगा। क्यों भाई? 7 पर तो बेस है, तो 1 वाला एसिड है, 0 वाला भी एसिड है, इसका मतलब 7 से नीचे अगर पीएच आ रहा है तभी तो एसिडिक होगा ना। 7 से नीचे वाला एसिड होता है। कहीं आप सोचो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पीएच बढ़ना चाहिए, पीएच तो नेगेटिव लोग होता है, पीएच कैसे बढ़ जाएगा? है ना, वो तो कम होएगा ना। बेसिक स्ट्रेंथ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो पीएच इंक्रीज होता है, ये सही है। OH की इंक्रीज होगी तो पीएच भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बेस उल्टा होता है एसिड। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्योर वाटर, सेलेक्ट आंसर फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर का pKw इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये देखो, KW जो है, KW क्या होता है भाई? 10⁻⁻14 होता है पानी का, वो इक्वल होता है, KW क्या था? KA मल्टीप्लाई में KB इक्वल था 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻7, और इक्वल क्या था? H और OH की कंसंट्रेशन, और इक्वल था H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें एक दूसरे की इक्वल, ठीक है ना, एक ही लाइन में है सब। तो ये होता है KW। अब वो कहता है टेम्परेचर के साथ, उसने आप गड़बड़ कर दी, pKw और KW नहीं कहा, pKw का। pKw क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ KW, नेगेटिव लॉग ऑफ KW होगा। तो नेगेटिव लॉग करें, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14 होगा। यस, तो ये प्लस का 14 आ जाएगा। यस भाई, log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो pKw 14 है, प्लस का 14 है। ठीक है, अब वो कह रहा है इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर को कम करने पर क्या होगा? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ये कम होगी, ये दोनों कम हो रही हैं, तो KW कम होएगा। KW कम हो रहा है तो pKw इंक्रीज होएगा। क्यों? नेगेटिव लोग है ना, उल्टा होगा, तो pKw इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यहां देखो, pKw इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये इंक्रीज हो जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इतना तो आप सोच सकते हो, डिसोसिएशन कम हो जाएगा, पानी H और OH में नहीं टूटेगा, तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन कम तो KW की कंसंट्रेशन कम, KW की कंसंट्रेशन कम तो pKw की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो नेगेटिव लोग है, नेगेटिव में तो उल्टा होता है ना।
तो Yes. इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू यानी वही अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है, वो जुड़े रहेंगे। Yes, sir. थोड़ा हाई टेम्परेचर पर टूटेंगे, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सीधी सी बात है। KW इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये उल्टा लिख दिया इसने, या तो पहला पॉइंट सही है या फिर तीसरा सही है, तो पहला हम सही करते हैं, तीसरा तो गलत। बोथ pH pH डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करने पर pH क्या होता है, pH इंक्रीज होता है या डिक्रीज, डिक्रीज होता है। याद है pH कितना हो गया था, 6 हो गया था ना, 6.14, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, राइज इन टेम्परेचर। Yes, sir. तो pH तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 7 से 6 हो गया, pH डिक्रीज हो गया, 7 से 6 हो गया, तो इसका मतलब pH डिक्रीज होता है। pOH भी डिक्रीज होता है, pOH बेस की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, उल्टा होता है बेस के केस में तो, लेकिन pOH है ये, यानी एसिड के केस में pH कम हो रहा है और बेस के केस में pOH कम होगा, ये तो सीधा सीधा चलेगा। ये समझ में आया, इसको निकाल के देखना खुद, इट्स योर ओन वर्क, इसी को उसी कॉन्सेप्ट से लगा के देखना, दिमाग में आपको समझ आएगा। नहीं आ रहा है, यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन देखिएगा, बोथ pOH डिक्रीज होते हैं, कैसे, नेगेटिव लो कौन सा क्या होता है इन्होंने बता रखा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो मैं अभी आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट बताइए। हाँ भाई, हमने आज क्या सीखा है?